हेलो एवरीवन। यदि रास्ता मालूम हो तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान होता है। तो चलिए आज हम उसी रास्ते की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि टीसीएस कैसे किसी भी रेलवे के एग्जामिनेशन के प्रश्न को बनाता है। और ख़ास करके हमारा इस वीडियो पे जोर होगा कि टीसीएस ने पिछली बार 2018 में आखिर क्या सोचकर रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस को बनाया और कैसे इस पैटर्न को बनाया गया। तो चलिए अब समझते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को। हमारा आज का टारगेट है अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार, मतलब आपको वो बताना जिससे आप रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाओ। देखो बात को समझो। अब वो ज़माना चला गया जब लोग स्पीडी को रटा करते थे और स्पीडी को रट कर ही रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक किया करते थे। मैंने तो वैसे वैसे लोगों को भी देखा है जो लोग मैथ के भी सारे प्रश्नों को रट लिया करते थे और आराम से रेलवे के एग्ज़ाम को क्रैक किया करते थे। अभी क्या हो चुका है कि रेलवे का जो एग्ज़ाम हो चुका है वो मॉडर्नाइज्ड हो चुका है। इसमें अब एक नया इवैल्यूएशन का तरीका भी आ चुका है और वो इवैल्यूएशन का तरीका क्या हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन आ चुका है। इसमें क्या होता है नहीं होता है इस पे तो हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ है इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। देखो इसमें मॉडर्नाइजेशन बेसिकली ये हुआ है कि रेलवे ने क्या किया है, अपने सवाल पूछने के तरीके में कुछ बदलाव कर दिए हैं। अब रेलवे जो भी सवाल पूछ रहा है इस वीडियो पे मेनली हम फोकस करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ पे, जीएस के सेक्शन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। और जीएस में बेसिकली आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब चीज़ आता है। तो ये जीएस का एक ब्रॉड सेक्शन है जिस पे अभी हम आपके साथ बात करने वाले हैं। आखिर इसमें ये कैसे सवाल निकालता है, तो देखो बात को समझो। अभी क्या है, किसी भी एग्जामिनेशन में चले जाओ, सारे के सारे एग्जामिनेशन का बस फंडा एक ही है। वो फंडा ये है कि उनको मैक्सिमम क्वेश्चन निकालने हैं करेंट अफेयर से। चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉलिटी के क्वेश्चन हो, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन हो, मैक्सिमम क्वेश्चन अभी करेंट अफेयर से निकाले जा रहे हैं। स्टैटिक जीके के जो प्रश्न है ना, तो वो समझ लो कि अगर 25 क्वेश्चन जीएस से आ रहे हैं तो 25 में 10 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्टैटिक है, बाकी 15 तो करेंट अफेयर बेस्ड हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जीएस एक अथाह सागर है। अरे भैया, अथाह सागर उनके लिए है जिन्होंने सागर का शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं खोजा है। हमने तो ये पता कर लिया है कि टीसीएस किस हिसाब से सवाल पूछ रहा है। अगर वो हम कर ले तो समझ लीजिए कि हमने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, कम से कम मेहनत के साथ। तो चलिए आज हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं, वो सही रास्ता दिखाने जा रहे हैं जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। क्या है वो सही रास्ता, तो सबसे पहले उस सही रास्ते को भी मैं आपको बता रहा हूँ, चलो उसको आप फॉलो करो। देखो होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उसी एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। और देखो मैं आपको पूरा का पूरा जो रेलवे ग्रुप डी का पूछने का सवाल पूछने का जो पैटर्न है ना, वो पूरा पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप भी कहोगे क्या सर ऐसा ही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रश्नों का क्या एक करेंट अफेयर से कितना सवाल निकला था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक डैम का उद्घाटन किया था। आपको याद होगा उस डैम का नाम रखा गया था सरदार सरोवर डैम। देखो एक सरदार सरोवर डैम का उद्घाटन जब होता है, इसी डैम के उद्घाटन से रेलवे ने हर सेट में अपना एक क्वेश्चन उठा उठा के 2018 के सेट में डालना चालू कर दिया। मैक्सिमम सेट में मैंने देखा है कि इस डैम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा। अब आप बोलोगे सर हम भी तो एग्ज़ाम दिए थे यार, हमने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बाबू थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा समय दे दो। अब समझो कि कैसे एक सरदार सरोवर डैम इतना बड़ा खजाना है उनके लिए जीके जीएस का, जो करेंट होते हुए भी स्टैटिक है और इतिहास भी है। तो सबसे पहले जो इससे सवाल पूछा गया, वो सवाल इससे ये निकाला जा सकता है कि ये जो सरदार सरोवर डैम है, पहले आप मेरे को ये बताओ कि सरदार सरोवर डैम में ये सरदार जो है वो किसी की उपाधि है, ये किसकी उपाधि है। तो ध्यान रखना है कि ये उपाधि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो जो वल्लभ भाई पटेल थे, मतलब वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। और ये भारत के ना केवल पहले गृह मंत्री थे बल्कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो देखो एक सवाल तो उन्होंने यहीं से डाल दिया था कि सबसे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरा सवाल यहाँ से निकला था कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। बच्चा वल्लभ भाई पटेल को अगर ना भी पढ़ेगा ठीक से, करेंट अफेयर जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ उसको वैसे पढ़ जाए ना, उसका एक भी सवाल जीएस में नहीं छूटने वाला, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ। मेरा तो पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है कि मैं करेंट से टॉपिक को रिलेट करता हूँ और आपको ये सब चीज़ मिलता रहेगा। अभी आप ऐसे समझो कि ये जो सरदार सरोवर भाई पटेल जो ये जो डैम बना, ये वल्लभ से जुड़ा तो गृह और उप प्रधानमंत्री थे।
सवाल ये है कि कोई भी बाप माँ अपने बच्चे का नाम सरदार तो नहीं रखता है, तो सरदार एक उपाधि है। सवाल यही पूछा गया कि ये जो सरदार की उपाधि है वो किसने इनको दी। तो ध्यान रखना है कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी, बारदोली सत्याग्रह बहुत ही फेमस है। 1920 में महिला किसानों का एक आंदोलन हुआ था जिसको बारदोली कहा जाता है। तो बारदोली बेसिकली महिला कृषकों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, और उस कृषक आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, जिससे प्रसन्न होकर बारदोली की कृषक महिलाएं, बारदोली की किसान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये सवाल भी पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो भैया बारदोली सत्याग्रह में वहाँ के किसानों ने दी। कब दी, तो मैंने आपको बताया बारदोली सत्याग्रह 1920 में हुआ था। तो उपाधि कब दी गई, 1920 में इनको सरदार की उपाधि दी गई। मित्रों, मैटर खत्म नहीं हुआ है, अभी मैटर शुरू हुआ है। देखो कहाँ से खुद खुद के ये लोग सवाल निकालते हैं रेलवे वाले। अभी आपसे पूछेगा कि ये जो सरदार सरोवर जो डैम बनाया गया है, ये बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर। आपको भी पता है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। अब यहाँ से कैसे सवाल का भंडारा शुरू होता है, अब उसको थोड़ा समझिए। ये तो सरदार पटेल डैम जो बनाया गया है नर्मदा नदी पे, पहले तो यही पूछ लेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से ये निकलती है। तो देखो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार, मध्य प्रदेश। तो ये याद रख लेना है, अमरकंटक पठार एमपी से निकलता है। ये तो पूछा हुआ भी है, इनका 2018 का पूछा हुआ सवाल है, इस साल भी पूछेगा, आप एकदम तय रखो, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसे करंट अफेयर बताऊंगा जो फिर से इस टॉपिक को जोड़ देगा। अमरकंटक के पठार एमपी से ये नदी निकलती है। अब ये पूछेगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है निर्भर नर्मदा। तो नर्मदा नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 4 राज्य कौन कौन है, तो वो 4 राज्य हैं। सबसे पहले तो आपका एमपी हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका राजस्थान हो गया, और इसकी अंत होती है गुजरात में। मतलब ये नदी का फ्लो लेवल आपको मैंने बताया कि ये नदी कैसे बह रही है, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। अब ये जब नदी गुजरात में चली जाती है तो गुजरात में एक जगह है जिसको आप बोलते हो गल्फ ऑफ खंबात। क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। तो जब ये नदी खंबात की खाड़ी में चली जाती है, खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में। जब ये नदी अरब सागर में चली जाती है, खंबात की खाड़ी के पास चली जाती है, तो वहीं पर जाकर आपकी नर्मदा नदी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब नर्मदा नदी का एंड पॉइंट कहाँ है, कहाँ पर जाके ये ख़त्म होती है, तो खंबात की खाड़ी है, अरब सागर में जाकर ये ख़त्म हो जाती है। देखो एक सवाल ये भी पूछता है कि भारत की मैक्सिमम नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इनमें से कौन सी नदी जो है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है, इनमें से कौन सी नदी जो है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो ध्यान रखना है कि नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर भी बहती है। देखो कहाँ कहाँ से सवाल घूम रहा है। सवाल यही था कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम बना है, अभी इस पे देखो कितना सारा तमाशा बाकी है। देखो कहानी ऐसी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम का इनॉग्रेशन, उद्घाटन तो नेहरू जी ने किया था, लेकिन इसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो मोदी जी के काल में हुआ। तो आखिर इतना समय लगा क्यों, आखिर ये बीच में जो 50 से 60 साल का गैप आया, ये इतना लगा क्यों। तो इसका मेन कारण ये है कि देखो नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास होता है। तो निश्चित रूप से नर्मदा नदी के किनारे भी बहुत सारे लोग बसे होंगे, उन सबको हटाना था, हटाएंगे तभी तो डैम बना पाएंगे। तो डैम तो बन गया, लेकिन यहाँ पर बहुत विरोध हुआ, और इस विरोध के लिए एक नारा चला था, वो नारा था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी पूछा रेलवे ने 2018 में। देखो कैसे एक क्वेश्चन से क्या क्या लिंक हो रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो किसने चालू किया था, तो याद रखना है मेधा पाटेकर। किसने शुरू किया था, मेधा पाटेकर। ये नाना पाटेकर की बहन तो बिल्कुल नहीं है, ये है मेधा पाटेकर। और मेधा पाटेकर जी ने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत फेमस हुआ था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। खैर अंत में इन सबको हटाया गया और यहाँ पर एक डैम बना दिया गया। देखो डैम पे बात खत्म होती तो एक बात होती, इस डैम के बनने से पहले यहाँ पर एक 183 फीट, 183 मीटर बेसिकली बोला जाए, 183 मीटर का एक स्टैचू बनाया गया था, जिसका नाम आप लोगों ने समझा था या जाना था, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बड़ा खास हो जाता है। आखिर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बनाया गया, इस 183 मीटर का क्यों बनाया गया। तो ध्यान रखना है कि गुजरात में जो विधानसभा की जो सीट है, गुजरात में जो विधानसभा की सीट है वो टोटल 183 है। इसलिए इस स्टैचू की जो हाइट रखी गई वो कितनी रखी गई है, 183 मीटर रखी गई है। इन चीज़ों को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा।
अच्छा, इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किसके नाम पर बनाया गया और किसके नाम पर रखा गया? तो इसे बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। अब आपके मन में फिर से एक सवालों का जोखिरा उठेगा, वो ये है कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई, ये कहाँ बनाया गया? तो ध्यान रखना, ये नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो गुजरात में एक ज़िला है, जिला का नाम है केवड़िया। ये केवड़िया ज़िला जो है गुजरात का, यहीं पर बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसको भी दिमाग में रखना है। लेकिन बात है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ही क्यों बनाया गया? तो इसका कारण क्या है? देखो कैसे सवाल पूछ रहे हैं वो, अभी इतिहास पूछेंगे। सवाल इससे ये निकला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था कि आज़ादी के बाद भारत को 563 प्रोविंसेस में बांट दिया गया था, प्रांतों में बांट दिया गया था। और इन सब प्रोविंसेस को एक करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसीलिए इन्होंने चूंकि यूनिटी का काम किया, इसलिए इनको आप क्या दिए? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर एक यूनिटी का तोहफा दिए कि उन्होंने भारत को यूनाइट किया। ध्यान रखना है कि 563 प्रोविंस में 4 प्रोविंस जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे, इसे मैं मनाऊंगा, जिसमें से कश्मीर भी था जो मुद्दा आज तक फंसा हुआ है। और 559 जो टोटल प्रोविंस थे ये गए थे इनके पास में, पटेल जी के पास में। और ये पूरे के पूरे 559 प्रोविंस का सही हिसाब हुआ, मतलब कि ये आज भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अभी मित्रों हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए बेसिकली एक बहुत ही अच्छा सा कोर्स। आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां आपको मिलता है भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचरों से पढ़ने का एक जगह पर मौका। आप इस ग्रुप से जुड़िए, आप इस अनअकैडमी के जो बेस्ट परफॉर्मर टीचर हैं उनसे जुड़िए। और जुड़ने का सही तरीका क्या होगा? जुड़ने का सही तरीका होगा कि आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको मिलेगा अनअकैडमी डाउनलोड करने का एक लिंक। उसके बाद वहाँ पर जाकर आप क्या करो, अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और जब आप अनअकैडमी पे किसी भी प्रकार का कोई कोर्स परचेज करते हो तो वहाँ पर जब आप हमारे कोड को AS2021 का इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, जिससे आपको मिलेगी आगे की पढ़ाई में काफ़ी सारी मदद। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी नर्मदा की, तो नर्मदा पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी बात हो रही है कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये तो बना दिया गया सर किसके नाम पर? वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। अब इनसे सवाल ये उठेगा कि चलो स्टैचू ऑफ यूनिटी बन तो गया वल्लभ भाई पटेल पे, ये वल्लभ भाई पटेल को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क ने भी जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी को 6 लाख भागों में बांटा था, तो इन्होंने एक किया। और इन्होंने क्या किया? भारत के 559 प्रोविंसेस को एक करने का काम किया और भारत बनाने का काम किया। इसलिए इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया? क्योंकि इन्होंने भारत को बड़े मजबूती के साथ खड़ा किया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जोड़ लेना चाहिए आपको कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अभी हाल फिलहाल में इनके नाम से विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का भी उद्घाटन हुआ था, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो एक सेकेंडरी मैटर है, अभी आप उस पर कोई दिमाग नहीं लगाइए। ठीक है, अभी देखो इससे एक सवाल और निकाला जाएगा जो रिसेंट करेंट अफेयर से है। मध्य प्रदेश के एक जिला का नाम था होशंगाबाद, और अभी इस होशंगाबाद जिला का नाम, बेसिकली होशंगाबाद किस लिए फेमस है? तो भारत में जो भी नोट छपता है ना, तो नोट का कागज़ कहाँ बनता है? तो नोट का कागज़ बनता है भारत का होशंगाबाद में, होशंगाबाद MP में। तो अभी क्या किया गया है कि होशंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है नर्मदापुरम। अभी ये होशंगाबाद का नाम हो गया है नर्मदापुरम, अब कोई होशंगाबाद नहीं है, अब केवल और केवल नर्मदापुरम है, जो होशंगाबाद का पुराना नाम भी था। तो ये भी पूछ सकता है कि नर्मदापुरम किस नदी के किनारे है? तो निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि नर्मदा नदी के किनारे है, तब तो नर्मदापुरम नाम पड़ा। तो ये सब बहुत सारे बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं। देखो मैंने एक करेंट अफेयर शुरू किया था और बस इतना ही मैंने आपसे पूछा था कि सरदार सरोवर डैम क्या है, इसके बारे में बताइए। और पिछले 10 मिनट से मैं लगातार आपको बताया जा रहा हूँ कि कैसे एक करेंट अफेयर हिस्ट्री भी बनता है, पॉलिटी भी बनता है, ज्योग्राफी भी बनता है, इकोनॉमी भी बनता है, हर एक चीज़ बनता है।
बस दरकार है आपके सही राह पे चलने की। और मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अगर राह सही मिल जाए तो लक्ष्य जो है, मंजिल जो है वो आसान लगता है। तो हम लोग इसी प्रकार से अपने मंजिल को आसान करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। बस आप हमसे जुड़ जाइए। मित्रों, अंत करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। हम लोगों ने ग्रुप डी के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारा वाकई आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि रेलवे के ग्रुप डी के बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह इसमें हम लोगों ने किया है, जो इस बार भी पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी कही जा सकती है कि इससे बनती है। तो आप हमारे संभावनाओं पे नहीं बल्कि इस किताब की क्वालिटी पे जाइए। और इस किताब को परचेज करने का क्या तरीका है, तो आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक प्राप्त करें और आप इस किताब को परचेज करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।